लेकिन नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में हमारे पास में एक और मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब 5 रजिस्टर्स या 5 कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्ट हो आपस में, तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम एक बात चेक कर सकते हैं कि यहां पर जो भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं उनमें एक सर्टेन रिलेशन पाया जा सकता है, और वो रिलेशन समझाया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। ये व्हीटस्टोन नाम के पर्सन थे जिन्होंने बात बताई कि भाई अगर 5 कैपेसिटर हो या 4 कैपेसिटर 1 गैल्वेनोमीटर हो, 4 रजिस्टर 1 गैल्वेनोमीटर हो, तो एक सर्टेन स्पेशल कंडीशन में ऐसा पाया जाता है। जैसे कि देखिए ये ए है, ये बी है आपके पास में, मैं इसके अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं। यहां पर भी ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, और यहां पर भी ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। जब हम ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेप हमें उन दोनों के बीच में सेल या बैटरी कनेक्ट करके देखना चाहिए। हमें उन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट करके देखना चाहिए? सेल या बैटरी। अब देखो ये कैपेसिटर है मान लो C1, ये कैपेसिटेंस मान लो C2, ये कैपेसिटेंस मान लो C3, ये कैपेसिटेंस मान लो C4। तो अगर जब ऐसा नेटवर्क फॉर्म हो कि ये A है, ये B है, C है और ये D है, कुछ इस तरह से A और C, A और B, A और D और B और D, इस तरह से कनेक्शन स्टेब्लिश हो, और बीच में कोई कैपेसिटर हो या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो। ये C1 है सपोज, ये C2 और ये C3 और ये C4 है। तो देखो ये हम डिस्कस पहले कर भी चुके थे, लेकिन फिर एक बार डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ऐसा पाया जाए कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है, या देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं C1/C3 इक्वल टू C2/C4, अगर ऐसा मिल जाए तो इस कंडीशन में एक स्पेशल पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है कि पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D दोनों सेम होते हैं। अच्छा, पोटेंशियल सेम होते हैं मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 आएगा। तो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम C टू D, यहां से यहां तक का मैं मान लेता हूं C1, C2, C3, C4 और ये कैपेसिटेंस लगा हुआ C5। C5 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। C से D ब्रांच से चार्ज कितना फ्लो होगा? तो C5 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो 0 आएगा इस ब्रांच का। तो भाई C से D तक कोई भी चार्ज फ्लो होने ही नहीं वाला है। C से D तक कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होने वाला। मतलब अगर चार्ज इधर आया, सपोज चार्ज इधर आया, इधर मिला रास्ता इसको Q1, इधर मिला रास्ता इसको Q2, Q1 से इधर जा रहा है। अब सोचो C से D पे जा ही नहीं रहा है भाई, तो C से D नहीं जा रहा तो जितना आ रहा है उतना इधर जा रहा है। C1 से आ रहा है C3 पे जा रहा है। अब Q2 पे होता हुआ चार्ज C2 से होता हुआ Q2 पे मान लो आया, सपोज ऐसा समझो। तो आते 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 D पॉइंट मिला, तो D से कुछ नहीं जा रहा है। अब कुछ नहीं जा रहा है मतलब ये C2 से C4 जा रहा है। अच्छा, जा ही नहीं रहा है तो इसका मतलब मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि अगर मान लो मैं ब्रेक कर देता था, हटा देता था, तब भी इधर से जाते हुए इधर से निकलता था, तब भी इधर से जाते हुए इधर से निकलता था। मतलब जब चार्ज इधर जा ही नहीं रहा है तो इसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं होगा। इसी कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस्ड ब्रिज। कौन सा ब्रिज कहा जाता है? बैलेंस्ड ब्रिज। और बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन में यहां का पोटेंशियल सेम होता है और सेंटर वाली ब्रांच को इग्नोर भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बात पर बेस्ड ये तीनों प्रॉब्लम आपके सामने अवेलेबल है। देखिए प्रॉब्लम के हिसाब से किस तरह सॉल्व किया जाएगा। देखो 1/2 और 3/6, तो बोलो 3/6 कितना होगा? तो 3/6 भी होगा 1/2, और ये भी आपके पास में 1/2। तो 1/2 बैलेंस ब्रिज है, अनबैलेंस ब्रिज है? तो ये बैलेंस है, तो बीच वाले का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो ये C1 और ये C3 1 और 3 माइक्रोफेरेड, ये पैरेलल में सीरीज में, तो दोनों सीरीज में। तो सीरीज में हम कह सकते हैं जब दो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकाला जाता है C1 C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C3। तो आप इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो ये 3/4 माइक्रोफेरेड आता है ऊपर वाली ब्रांच का। अब देखिए नीचे वाली ब्रांच में, अब ये 2 और 6 है, तो मान लेता हूं मैं CS2 निकाल लेते हैं। तो C2 C4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? C2 प्लस C4। चेक करो भाई C2 C4 कितना है।
ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में 2 + 4, तो 8 डिवाइड बाय 6। अब देखिएगा एक बार वापस देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है, नॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 12 डिवाइड बाय 8 आ रहा है। और 12 डिवाइड बाय 8 को क्या लिखोगे, 12 डिवाइड बाय 8 को क्या लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, हम कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + 6 8, 8 तो आ जाएगा 3/2, ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। अब ये आ गया आपके पास में, तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा मिलने वाला है 3/4 और ये आपके पास है 3/2। अच्छा एक बात बताइए आप देख के, ये दोनों पैरेलल में है सीरीज में, तो दोनों पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है, तो 3/4 + 3/2 लिखा जा सकता है। 4 LCM आया, ये आ गया आपके पास 3 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 9/4 और 9/4 को आप 9/4 माइक्रोफैराड इसका आंसर आता है। ये हो गया आपके पास में फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। अच्छा जैसा फर्स्ट प्रॉब्लम है वैसा ही देखिए ये वाला प्रॉब्लम भी हम देखते हैं किस तरह से पहचाना जाएगा। ये मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसा होता है, यहां देख के डायरेक्टली पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे केसेस में देखो हमें निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए बी, अब देखो यहां से यहां तक मैं एक पॉइंट को मान लेता हूं सी और एक पॉइंट को मान लेता हूं डी, तो वापस आपको 4 पॉइंट मिल गए। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, 4 पॉइंट मिल चुके हैं। तो हम वापस बना देते हैं इसको, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो चेक करो ए और सी के बीच में कितना है, तो ए और सी के बीच में है 2 माइक्रोफैराड। अब यहां भी चेक करो सी और बी के बीच में कितना है, तो सी और बी के बीच में चेक कर सकते हैं आप 6 माइक्रोफैराड है, सी और बी के बीच में 6 माइक्रोफैराड। अब आइए ए और डी के बारे में चेक करते हैं, ये रहा ए और ये रहा डी, तो कितना है, ए और डी के बीच में 1 माइक्रोफैराड है, तो ये आ चुका है 1 माइक्रोफैराड। अच्छा बी और डी के बारे में चेक करो, तो बी और डी के बीच में कितना है, तो बी और डी के बीच में 3 माइक्रोफैराड है। और लास्ट में चेक करो सी और डी के बीच में कितना है, तो सी और डी के बीच में 5 माइक्रोफैराड है। अब थोड़ा चेक करते हैं हम लोग, यहां हो गया ब्रांच रेशियो 2/1 और यहां हो गया 6/3, और 6/3 को क्या लिख सकते हैं, 6/3 को आप लिख सकते हैं 2/1। अब 6/3 भी 2/1 हो गया, तो देखो ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है, और मैंने बोला बैलेंस ब्रिज में यहां का पोटेंशियल सेम होगा, तो मिडल वाले कैपेसिटर के ना होने पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब चेक करो 2 6, वापस से वही प्रॉब्लम हो गया 2 6 और 1 3 1 3, तो 2 6 1 3 सॉल्व करोगे आंसर वापस से 9/2 आने वाला है, नहीं 9/4 आने वाला है। तो सेम आ गया क्वेश्चन आपके पास में। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस केस में क्या किया गया है भाई, इस केस में कुछ स्पेशल नहीं किया गया है। इस केस में जो सेंटर में 5 माइक्रोफैराड था, जैसे सपोज ये यहां पर है ही नहीं, अब ये आपके पास 5 माइक्रोफैराड ऐसा होता था, सपोज ये 5 माइक्रोफैराड ऐसा होता था, प्रॉब्लम देखना ध्यान से। तो अभी आप ये थोड़ा सा मैच करके देखो, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, 1/2 इक्वल टू कितना आता था 3/6, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। वापस बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये बैलेंस ब्रिज अवेलेबल है, और अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो ये जो बीच में सेंटर में 5 माइक्रोफैराड लगा है वो नहीं भी होगा तो चलेगा, या ये कह लो उसे अंदर ना लगाते हुए बाहर लगा दिया जाता तो भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं था, क्योंकि देखो सी से यहां से चार्ज आएगा Q, यहां से चार्ज आएगा Q, यहां गया चार्ज Q1, यहां चार्ज गया Q2, यहां आता आता चार्ज इधर की तरफ टर्न हो गया, क्योंकि बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है तो CD ब्रांच से कोई भी चार्ज नहीं जा रहा है। अब जब चार्ज ही नहीं जा रहा है CD ब्रांच से, मतलब यहां से चार्ज ही नहीं जा रहा है, तो आप इसको यहां बीच में लगाओ या इस तरफ लगाओ या इस तरफ लगाओ, इसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वापस से देखो आप एक बार फिर से 1 3 और 2 6, 1 3 और 2 6 दो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3/4 और 2 6 3/2, वापस से पैरेलल सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 9/4 माइक्रोफैराड। तो हमने पहली कंडीशन सीखी कि व्हीटस्टोन ब्रिज से किस तरह से बैलेंस कंडीशन में कैपेसिटर को नेट इक्विवेलेंट या कैपेसिटेंस निकाला जाता है। देखिए यहां पर हम
व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ प्रॉब्लम और समझने वाले हैं। यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हुए हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हर जगह पर। अब देखो यहां पर दो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहे हैं, एक है पहला वाला ऊपर वाला देखो 1/2 और दूसरा है 3/2। यहां फॉर्म हो रहा है क्या? तो यहां पर फॉर्म नहीं हो रहा है। 1/3 3/1 यहां पर भी फॉर्म नहीं हो रहा है। यहां पर 2/3 और 2/1 यहां पर भी फॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब यहां पर इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म नहीं हो रहा है। चलिए इस केस में अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है क्या। तो यहां देखिए 2/4 मतलब 2/4 का मीनिंग हुआ 1/2। नाउ 4/8 इस जगह देखो 4/8 ये भी मीनिंग हुआ 1/2। मतलब इस जगह पर और इस जगह पर दोनों का रेशो सेम आ रहा है, इसलिए ये वाले पॉइंट का कैपेसिटर एग्जिस्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप चेक कर लो 2 और 4 पैरेलल में सीरीज में, 4 8 सीरीज में और 4, तो भाई दोनों का जब सॉल्व करेंगे 2 और 4 का तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 2 × 4 डिवाइड बाय 2 + 4 8/6। 8/6 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप इसे लिख सकते हैं 4/3। तो दोनों को सॉल्व करके हमने लिख दिया 4/3। अब 4 और 8 की हम बात कर रहे हैं, चलिए कैपेसिटेंस निकालते हैं C4 8। तो 4 × 8 डिवाइड बाय 4 + 8। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 × 8 डिवाइड बाय 12। ये 8/3 हो जाता है। यहां पर आ गया 8/3। आप चेक कीजिए अगर ये 8/3 हो गया तो तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? तो तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं 4/3 प्लस 8/3 प्लस 4, एलसीएम 3 आता है, 4 + 8 12। सो आप देख सकते हैं 24 डिवाइड बाय 3 8 माइक्रोफैराड इसका आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो हमने यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। अब देखो यहां पर दो या 3 व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहे हैं। चेक करते हैं किस तरह से। 2/4 1/2, 4/8 1/2। मतलब इनके बीच में इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। अच्छा 4/4 1, 8/8 ये देखो 8/8 ये भी 1, तो इस कैपेसिटर का भी कोई रोल नहीं खास। अब आइए तीसरा 4/2, 4/2 मतलब 2, 8/4 मतलब ये भी 2, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। अब उम्मीद करता हूं 2 और 4 का भी हमने सॉल्व किया था, यहां पे भी 2 और 4 है, 4 8 है, 4 8 है। तो 2 और 4 को हमने सॉल्व किया, C2 × C4 C2 + C4। तो देखिए कितना हुआ 2 × 4 + 2 + 4, ये आपके पास हो जाता है 6 4/3। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं आप 4/3। अब आपने लिखा 4/3 माइक्रोफैराड। अब देखो 2 4 वापस नीचे, तो इसको लिख दीजिए फिर से 4/3। ये आ गया आपके पास 4/3 माइक्रोफैराड। अब 4 8 की बात कर रहे थे हम लोग, तो 4 × 8 + 4 + 8, 4 × 8 डिवाइड बाय 12, तो 8/3 होता है। तो इसको हटा के हमने लिख दिया 8/3 माइक्रोफैराड। वापस हमने यहां पे क्या लिख दिया? तो ये लिख दिया 8/3 माइक्रोफैराड। अब देखिए क्या हुआ, 8/3 माइक्रोफैराड टोटल सबको ऐड कर दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है 4/3 + 4/3, 8/3 + 8/3, 3 हर जगह एलसीएम। तो यहां पर 24/3 8 माइक्रोफैराड, इस केस में भी पूरा टोटल सिस्टम का रिजल्ट निकल कर आता है। अब देखो यहां पर 1/2 और 3/2 हो रहा है, यहां पर 2/3 और यहां पर 2/1 हो रहा है, यहां पर 1/3 और 3/1 हो रहा है। तो यहां पर किसी भी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम जब व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है
तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हम आगे सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा आप लोगों का। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।